प्यारे तलबा व तालिबात, आज हम 12वीं जमात में हिस्ट्री का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। 18वीं सदी के भारत का आखिरी दौर और इक़्तिदार के लिए जंग। तो 18वीं सदी के भारत में बेशुमार तब्दीलियाँ आई। मुग़ल साम्राज्य के आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगज़ेब की मौत के बाद इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके, ऐसे वारिस की कमी की वजह से मुग़ल हुकूमत ज़वाल की तरफ आगे बढ़ी। नतीजे में भारत में बेशुमार छोटी बड़ी ताकतें सर उठाने लगी, जिसमें मराठा, मैसूर, हैदराबाद और बंगाल जैसी रियासतें अव्वल नंबर पर थी। ये ऐसी रियासतें थीं जो आपस में अंदर ही अंदर लड़ रही थी। इस तरह भारतीय एक तरफ अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ थे और ऐसे वक्त में इन हालात का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और वो भारत में हुकूमत कायम करने के लिए उतावले हुए। अंग्रेज़ कमज़ोर भारतीयों को बिल्कुल आसानी से काबू में ले सकते थे। इसीलिए महात्मा गांधी लिखते हैं कि इंग्लैंड ने भारत पर फ़तह हासिल नहीं की, बल्कि भारतीयों ने ही सोने की थाली में भारत इंग्लैंड को तोहफ़े में दे दिया। तो भारत की मुग़ल हुकूमत उस वक्त पूरी दुनिया में बड़े साम्राज्यों में से एक हुकूमत थी, लेकिन 1707 में औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद मुग़ल सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। 1739 में नादर शाह जैसे ताकतवर बादशाह ने भी भारत पर हमले किए। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उसके तीनों बेटों के दरमियान विरासत की जंगें शुरू हुई। नतीजे में बहादुर शाह ज़फ़र गद्दी पर बैठे। वो एक आलिम और काबिल बादशाह थे। उन्होंने हिंदुओं के साथ यकसानियत का रवैया अपनाया। राजपूतों के साथ भी उन्होंने अच्छे ताल्लुकात अपनाए। इसके अलावा बहादुर शाह ज़फ़र ने सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाए थे। बहादुर शाह ने बुंदेल सरदार छत्रसाल के साथ भी दोस्ती कायम रखी थी। हालांकि उस वक्त बहादुर शाह का जो सियासी निज़ाम था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। 1712 में बहादुर शाह ज़फ़र का इंतकाल हुआ और मुग़ल हुकूमत में दोबारा से अफरा तफरी फैल गई। तो बहादुर शाह ज़फ़र के इंतकाल के बाद विरासती जंग में जहांगीर शाह को फ़तह हासिल हुई और जहांगीर शाह राजा बना। जहांगीर शाह का वज़ीर ज़ुल्फ़िकार था। ज़ुल्फ़िकार के ख़िलाफ़ फ़र्रुख़शियर ने साजिश की और फ़र्रुख़शियर तख्त हासिल करने में कामयाब हो गया। हालांकि फ़र्रुख़शियर जो था वो काबिल बादशाह नहीं था और उसके वक्त में मुग़ल हुकूमत और ज़्यादा कमज़ोर बन गई। फ़र्रुख़शियर के बाद मोहम्मद शाह ने हुकूमत की। वो भी कमज़ोर होने की वजह से मराठा, अवध, बंगाल और पंजाब पर अपना इक़्तिदार कायम ना रख सका। उसके दौर में नादिर शाह के हमले हुए और भारत के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। उसके बाद शाह आलम दुआम तख्त पर बैठा। हालांकि वो एक काबिल हुक्मरान था, लेकिन मुग़ल हुकूमत को दोबारा बहाल करना उसके लिए नामुमकिन था। अंग्रेज़ों ने 1769 में बंगाल पर अपनी फ़तह हासिल की और वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार 1803 में उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह मुग़ल हुकूमत के ऐसे कमज़ोर वारिसों की वजह से भारत बरतानवी हुकूमत का शिकार। उसके बाद हम देखेंगे हैदराबाद और कर्नाटक रियासत के बारे में। तो हैदराबाद रियासत की बुनियाद 1724 में आसिफ़ जहाँ ने डाली और वो बाद में निज़ामुल मुल्क के नाम से पहचाना गया। औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद जुनूब में जाकर उसने हैदराबाद रियासत की बुनियाद रखी। निज़ाम ने अपनी रियासत को मुग़ल हुकूमत से बिल्कुल अलग रखना तय किया।
उसने मुग़ल हुकूमत के नमूने के तौर पर हैदराबाद में इंतज़ामी पॉलिसी की शुरुआत की। उसके अलावा उसने जुनूब में महसूली निज़ाम कायम किया। उसका इंतकाल होने पर उसकी भी रियासत में अफरा तफरी मची। कर्नाटक का नवाब सादतुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को अपना वारिस बनाया। उसके बाद 1740 में कर्नाटक और हैदराबाद दोनों रियासतों के दरमियान मुसलसल जंगें होने की वजह से दोनों रियासतें कमज़ोर हो गई और उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा लिया। उसके बाद हम देखेंगे बंगाल रियासत के बारे में। तो मुग़ल हुकूमत कमज़ोर होने पर 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में सूबेदार की बजाय आज़ाद हुक्मरान बनना तय किया। मुर्शिद कुली खान जो पहले था वो मुग़ल हुकूमत का सूबेदार था, लेकिन मुग़ल हुकूमत जब कमज़ोर हो गई तो वो ख़ुद वहाँ का राजा बन गया। उसने अपने दौर में बंगाली ज़मींदारों की बगावत को ख़त्म किया। उसके इंतकाल के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन वहाँ का राजा बना। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान तख्त पर बैठा, लेकिन एक ही साल के बाद अली वर्दी ख़ान ने उसको हटाकर वो ख़ुद बंगाल का नवाब बन गया। तो बंगाल में इन तीनों नवाबों के दौर में अमन, सुकून, सलामती का इंतज़ाम बना रहा। इन तीनों नवाबों ने सनत की हुर्फत को खूब तरक्की बख्शी। उन्होंने नए तरीके की महसूली पॉलिसी अपनाई। इन तीनों नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को यकसा मौके दिए। उन्होंने तिजारत और सनत की तरक्की के लिए दरियाई रास्ते बनाए। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता और चंद्रनगर के कारखाने की किलाबंदी करने से भी मना किया। बंगाल के नवाबों ने ताकतवर लश्कर रखने का एक समझदारी वाला काम ना किया था। नतीजे में उनके वारिस सिराजुद्दौला के वक्त में 1757 में जंगे प्लासी हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के लश्कर पर फतह हासिल करके भारत पर अपना इख्तिदार कायम किया। उसके बाद अवध रियासत के बारे में देखेंगे। तो 1722 में सआदत खान, जो बुरहानुल मुल्क के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अवध में एक आज़ाद रियासत कायम की। वो अक्लमंद और ताकतवर बादशाह थे। उन्होंने नए तरीके की महसूली पॉलिसी भी शुरू की। इसके अलावा उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ सलूक किया। उनका इंतकाल होने पर सफदरजंग ने अवध का निज़ाम अपने हाथों में लिया। सफदरजंग ने सआदत खान की तरह ही मुनज़्ज़म पॉलिसी अपनाई। इसके अलावा सफदरजंग ने लखनऊ और अवध को तरक्की दी। इतना ही नहीं, अदब, फ़न और दस्तकारी की उसके दौर में खूब तरक्की हुई। 1764 में जंगे बक्सर हुई और जंगे बक्सर में अवध ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों हार गया। उसके बाद देखेंगे मैसूर रियासत के बारे में। तो मैसूर रियासत ये जनूबी भारत में हैदराबाद के करीब आई हुई है और हैदर अली की सरबराही में मैसूर सबसे ताकतवर रियासत बनी थी। हैदर अली ने मैसूर के राजा कृष्ण राज वड़ियार को सिर्फ नाम का राजा बनाया और हकीकी हुकूमत अपने हाथों में ली। हैदर अली बहुत अक्लमंद और दानिशमंद था। उन्होंने मैसूर की अहम तरक्की की थी। इसके अलावा हैदर अली ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से डंडीगुल मकाम पर जदीद इस्लाहगाह की बुनियाद रखी थी। अब जदीद इस्लाहगाह यानी कि हथियार बनाने की जगह, हथियार बनाने का कारखाना। मैसूर के हकीकी राजा बनकर उन्होंने कंड और मलबार तक के इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। इसके अलावा हैदर अली ने मुग़ल सियासी तर्ज पर ही निज़ामी पॉलिसी अपनाई थी। मैसूर हमेशा निज़ाम,
मराठा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ रहता था, लेकिन 1782 में दूसरी एंग्लो मैसूर जंग में हैदर अली का इंतकाल हुआ और उसकी जगह उसका बेटा टीपू सुल्तान तख्त पर बैठा। टीपू सुल्तान ने रियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की, जैसे उसने लश्करी निज़ाम में जिद्दत लाकर एक आला दर्जे का लश्कर तैयार किया, यानी लश्कर में एक नयापन लाया और आला दर्जे का लश्कर तैयार किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने यूरोपियन तरीके पर बंदूक और जदीद इस्लाहाजात यानी कि हथियार, तो उसने बंदूक और जदीद इस्लाहाजात से उसने अपने लश्कर को नयापन दिया। इतना ही नहीं, उसने बहरी बेड़ा यानी कि बहरी फ़ौज तैयार की और जहाज़ भी बनाए। वो ख़ुद भी एक रुआबदार सिपह सालार था। वो कहता था कि भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीने से शेर की तरह एक दिन जीना मुनासिब है। चौथी एंग्लो मैसूर जंग में अंग्रेज़ों के साथ उसकी जंग हुई और अंग्रेज़ों ने उसे हरा दिया और वो लड़ते लड़ते यहीं शहीद हो गया। टीपू सुल्तान 18वीं सदी के सबसे बेहतरीन सियासतदान थे और वो अंग्रेज़ों को सबसे ख़तरनाक दुश्मन समझते थे। उसके बाद देखेंगे दिल्ली के अतराफ़ के इलाके। तो मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के बाद दिल्ली के अतराफ़ की राजपूत रियासतों ने अपनी रियासतों को आज़ाद करवाने की कोशिश शुरू कर दी। इनमें सबसे अहम राजपूत राजा आमिर के सवाई जय सिंह थे। वो एक काबिल सियासतदान, इस्लाहकार, कानूनदान और इल्म फ़ल्कियात के माहिर थे। उन्होंने जयपुर में साइंस और फ़न के मख़सूस मराकज़ भी कायम किए थे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को शामिल करती हुई रसदगाह यानी कि तजुर्बा गाहें भी कायम की थी। इसके अलावा उन्होंने राजपूतों में फैली हुई बुराइयों के ख़िलाफ़ समाजी इस्लाह की, जिसमें बच्चियों को दूध पीती करने का रिवाज का शुमार होता है। उसके बाद देखेंगे बंगस पठान और रोहिला। तो अलीगढ़ और कानपुर के दरमियानी इलाके में मोहम्मद बंगस ने एक छोटी और ताकतवर रियासत कायम की। मोहम्मद बंगस अयोध्या, दिल्ली और जाट अवाम के साथ मुसलसल जंग में रहते थे। उसके बाद है राजपूताना। तो राजपूताना यानी कि राजस्थान की रियासत। तो मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के बाद राजपूताना इलाके के राजपूत राजाओं की हालत में तब्दीलियाँ आई। ख़ास तौर पर जयपुर, उदयपुर और जोधपुर रियासतों ने काफ़ी तरक्की की। उसके बाद है यानी सिखों का इक़्तिदार। तो 17वीं सदी में सिख गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को जंगजू बनाने की कोशिश शुरू की और उनके वक्त में जो सिख अवाम थी वो बहुत ही ताकतवर बन गई थी। गोविंद सिंह की सिख फ़ौज ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी बहुत सी जंगें की थी। गुरु गोविंद सिंह के इंतकाल के बाद बंदा बहादुर ने उनके काम को जारी रखा। इसके अलावा सिखों ने पंजाब के कुछ इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुकूमत ताकतवर बनती चली गई। उसके बाद 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह ने सिख हुकूमत को तरक्की दी और सिखों ने लाहौर, अमृतसर पर फ़तह हासिल की और दरियाए सतलज के मगरिबी इलाके तक अपनी हुकूमत कायम की। इतना ही नहीं, सिखों ने मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर भी फ़तह हासिल की और सिख रियासत को फैलाया। इसके अलावा सिखों ने यूरोपियन तरीके पर एक ताकतवर लश्कर बनाया। यूरोपियन उनके लश्कर में अफसरों के ओहदे पर फाइज होते थे। अंग्रेज़ों के साथ भी उन्होंने अच्छे ताल्लुकात कायम किए थे।
लेकिन बंदा बहादुर की मौत के बाद 1839 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने सिख रियासत का ब्रिटिश रियासत में इल्हाक किया, यानी कि सिख रियासत को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल कर लिया। उसके बाद देखेंगे हम मराठा हुकूमत। तो मुग़ल हुकूमत के सबसे ज़्यादा ताकतवर मुखालिफ मराठा थे। एक आम जंगजू के बेटे के तौर पर पैदा होने वाले शिवाजी ने अपने बलबूते पर मुग़ल हुकूमत और बहमनी हुकूमत के साथ बहुत जद्दोजहद करके मराठी हुकूमत की बुनियाद डाली। बाद में वो छत्रपति शिवाजी के नाम से मशहूर हुए और उन्होंने मराठा साम्राज्य की तरक्की की। 1680 तक उन्होंने मराठी हुकूमत को सबसे ताकतवर बनाया और मुग़ल हुकूमत की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। शिवाजी के पोते साहू को औरंगज़ेब ने कैद किया था, जिसको औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद रिहा कर दिया गया। इस वाक़ये के बाद साहू और कोल्हापुर में रहने वाली उनकी चाची ताराबाई के दरमियान विरासत के लिए जंगें हुई। ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी दुव्वम के नाम से मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग की। साहू और कोल्हापुर के दरमियान लड़ाई की वजह से मराठी हुकूमत में पेशवाई नामी नई इंतज़ामी पॉलिसी वजूद में आई और अब पेशवाही मराठी हुकूमत के मरकज़ में रहे। तो मराठी हुकूमत में पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। ये सवाल भी 1 मार्क्स के लिए आता है कि पहला पेशवा कौन था, तो याद रखना है बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने मराठी ताकत को वसी किया, यानी कि मराठी हुकूमत को फैलाया। इसके अलावा उन्होंने मुग़लों को भी अपने काबू में रखा। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे बाजीराव अव्वल पेशवा बने। वो खूब रुआबदार सरदार थे। शिवाजी के बाद गोरिला जंग में सबसे ताकतवर और मिसाली किरदार के तौर पर बाजीराव अव्वल को याद किया जाता है। मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्हें बहुत कामयाबी मिली। उनके वक्त में मराठा महाराष्ट्र से लेकर मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर इक़्तिदार कायम करने में कामयाब हुए। इसके अलावा बाजीराव अव्वल ने पुर्तगालियों का जज़ीरा भी फ़तेह किया। मराठा साम्राज्य को वसी करके बाजीराव का इंतकाल 1740 में हुआ। उसके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहब के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने हुकूमत हासिल की और अपने वालिद के नामुकम्मल ख्वाब को मुकम्मल करने की कोशिश की। उसके बाद नाना साहब पेशवा के साथ अहमद शाह अब्दाली की जंग हुई और ये जंग पानीपत के नाम से मशहूर है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान पानीपत की तीसरी जंग हुई 1761 में। इस जंग में 28,000 फ़ौजी शहीद हुए। इस हादसे के सदमे की वजह से 1761 में पेशवा का इंतकाल हो गया, यानी नाना साहब पेशवा का इंतकाल हो गया। हालांकि मराठों को शिकस्त मिली, लेकिन उन्होंने अपना वजूद बरकरार रखा। उसके बाद माधव राव ने मराठा हुकूमत को दिल्ली तक फैलाया। 1795 में माधव राव का इंतकाल हुआ। तब तक अंग्रेज़ों ने ताकतवर तरीका अपनाकर मराठा हुकूमत को चैलेंज देने वाली 3 जंगें की और उसमें तीसरी मराठा जंग में मराठों को हार हुई और पेशवाई का ख़ात्मा हो गया। उसके बाद है आसाम और शुमाली मशरिकी रियासतें। तो 18वीं सदी की शुरुआत में भारत के शुमाली मशरिकी इलाकों में आदिवासी रियासतें आई हुई थी और आसाम के लीडर बडफकन ने मुग़लों को काफ़ी शिकस्त दी थी। उन्होंने आसाम को एक ताकतवर रियासत बनाया। आसाम के राजा रुद्र सिंह को मशरिकी भारत का छत्रपति शिवाजी भी कहा जाता है।
उसके बाद कॉर्नवालिस ने आसाम और मशरक़ी भारत की तरफ तवज्जो दी और वहाँ पर साम्राज्यवादी पॉलिसी अपनाई, यानी कि आसाम और मशरक़ी रियासतों में उन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत कायम की। अंग्रेज़ों ने बर्मा पर भी फतह हासिल की और वहाँ पर अपना इक़्तिदार कायम किया। इस तरह 1885 में ज़्यादातर मशरक़ी इलाके अंग्रेज़ी हुकूमत के ताबे हो गए। तो ये दूसरा सबक आपका यहाँ पर पूरा हो गया है।